और दिक्कत यह है कि लड़कियों को क्या लगता है, एक चीज समझिए कि उनको लगता है आजादी के नाम पे कपड़े उतार, और इसको लड़कियों का मेन फाइट गई है अभी भी कि तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले कि मैंने ऐसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहने। कपड़े पहनने से कोई खराब हो जाता है क्या? खराब होता है कपड़े पहनने से। कपड़े से ही तो पता चलेगा भाई साहब। क्या सोच रहे हो? तुम नंगा आ जाओ पहन के, तुम अपना पूरा पीछे का पीठ दिखाओ, पूरा जांग दिखाओ, आगे ऐसे करके बैठो, इधर से सब दिख रहा है और तुम बोलो कि कपड़ों से आप हमें जज नहीं कर सकते। किस चीज से हम तुमको जज करें बताओ? तो मनीष कश्यप की तो कोई औकात ही नहीं है इन लोगों के सामने। बड़े नेता थे वो लोग, मतलब लोगों के पॉपुलर थे। आप सोचिए, देखिए मनीष कश्यप का भाजपा ज्वाइन कर रहा है, ये मनीष कश्यप की हार नहीं है। पानी तक सही नहीं मिल रहा है। आप बिसलेरी या जो भी कंपनी का पानी खरीदते होंगे, आप देखिएगा बहुत सारे बोतल पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखा होता है, और वो कंपनी का वाटर। पानी वाले में मैं पानी की बात कर रहा हूँ। आप 10 पानी खरीद के लाइएगा, उसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है। स्प्राइट आप पीते हैं, उसमें मैक्सिमम शुगर होता है। आधा किलो अगर आपके सामने मैं ला के चीनी रख दूँ और कहूँ खा जाओ, आप नहीं खा पाओगे। लेकिन आधा किलो शुगर 1 किलो के स्प्राइट में मिक्स है। क्या? और आप उतना पी रहे हैं। मेरे फोन पे एक मेल आया और उसी दरमियान कुछ दिन पहले मैं मुंबई से यात्रा करके आया था एरोप्लेन से, हवाई जहाज से, ठीक है। अब वहाँ पे मेरे मोबाइल पे मेल आता है कि जिस दिन आपने यात्रा करी है, आपके बैग में या आपके यहाँ से कुछ चीज़ें पकड़ाई हैं। अच्छा, आपके बैग में? हाँ, तब मैं डर जरूर गया था क्योंकि वो बहुत ही उस वे में मेल, अच्छा, डराने वाले। हाँ, कि भाई अगर ये चीज सच साबित हुआ या अगर आपको इसमें फंसा दिया गया तो 3-4 साल का जेल हो जाए। अच्छा, वो चीज। और हीरोइन पे तो इसलिए घिन आती है, तुम जाके कहीं पे चौका बर्तन करो, उससे कमा लो पैसे, ये करके पैसा मत कमाओ, क्योंकि तुम यहाँ क्या कर रही हो ये देखो। सबसे पहले जो मेरी वायरल वीडियो थी वो थी 2,500 कमाने वाला एक मुखिया करोड़पति कैसे बन जाता है। अच्छा, वो थी। और उस वीडियो पे जितने लाइक्स थे उतना शेयर। जियो को 4G मिल चुका है और BSNL आपकी सरकारी कंपनी है, सरकार की कंपनी है, स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट को देना है और तभी भी BSNL को नहीं मिला है, तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ ना। बिल्कुल। तो ये चीज मेरे दिमाग में क्लिक करा कि ये बात जितने लोगों तक पहुंचनी चाहिए उतनी बात नहीं पहुंची। छोटे छोटे बच्चे पीते हैं भाई वो, और उनको लगता है कि वो माजा पी रहा है। आप माजा थोड़ी पी रहे हैं। उनको लगता है हम स्लाइस पी रहे हैं, आप स्लाइस नहीं पी रहे। आपको लगता है हम टोमेटो जैम पी रहे हैं, टोमेटो का है। आप दिक्कत क्या है, लोग पढ़ते ही नहीं है। उस पे स्पष्ट लिखा गया है कि ये टोमेटो से टोमेटो जैम बना ही नहीं है, माजा आम से बना ही नहीं है। का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे नजर में कुछ है तो वो है गरीबी, दरिद्रता। बिल्कुल, सबसे बड़ा श्राप कुछ है तो यही है, गरीब होना। और आप गरीब पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए ये आपकी गलती। मुझे मौका भोजपुरी वालों से तो मुझे घिन आती है। अच्छा, हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। भोजपुरी कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी एक्ट्रेस, घिन समझता है वो आती है। बैठ के फोटो खिंचा लूं, इंटरव्यू कर लूं, बात कर लूं, हंस लूं, मुस्कुरा लूं, वो अलग चीज है। ये इतना घिनास्टिक जगह है, इतना फूहड़ जगह है कि देखने लायक नहीं है। लड़कियों के शरीर पे अटके हैं ये लोग अभी भी। स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं। अरे स्क्रिप्ट छोड़िए भाई, छोड़ दीजिए वो सब बात। अभी भी ये अटके हैं कि इनके बदन में ठुमरी कैसा दिख रहा है, कमर कैसा है और गाल कैसा है। समझ रहे मैं क्या? बिल्कुल। अगर एक लड़की अपना पीछे से कमर दिखा रही है ना, उसमें भी आर्ट झलकता है। और एक और लड़की है जो कमर दिखा रही है, वो लगता है बुला रही है, आ जाओ। अंतर है भाई साहब। तो भोजपुरी वो है। अभी भी चुनाव निकालने के लिए अनंत सिंह को जेल से बाहर निकालना पड़ता है, अभी भी बाहुबलियों का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल। और ये देखने को मिला, अभी साफ देखने को मिला अभी। इस वजह से बिहार बदनाम होता है। पहले आर्ट दिखाया जाता है, पर आर्ट नहीं चलता तो फिर बदन दिखाया जाता है, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री। और लड़कियां समझ नहीं रही कि अभी भी तुमको उपभोग की वस्तु बना के समाज में पेश किया जाए और तुम पेश हो रही हो। गली ना, और उस गली में चोर डाकू रहते हैं बहुत सारे। और मेरे पास एक आईफोन है, गले में सोने की सिकड़ी है, और मैं उस गली से गुजर रहा हूँ और मैं आईफोन दिखाते हुए जाऊं और सिकड़ी दिखाते हुए जाऊं, चूतिया कौन है? जो दिखा रहा है, जो खड़ा है वो नहीं, जो दिखा रहा है वो है। समझ रहा है? बिल्कुल। और मैं बोलूं कि उन गुंडों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। कौन है, किसका खसका है? शाहरुख खान की पत्नी काम करती है, अक्षय कुमार की पत्नी काम करती है, विराट कोहली की पत्नी काम कर रही है, क्यों? सबने छोड़ दिया, क्यों?
दोस्तों नमस्कार, आपकी story.com पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा अपने इस प्लेटफॉर्म पे वैसे ही खास व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बेहतर किया है, जिन्होंने अपने कार्य से समाज पे अपना एक अलग प्रभाव डाला है। ऐसे ही कड़ी में एक हमारे बीच ऐसे पत्रकार बिहार के हैं जिन्होंने अपनी पत्रकारिता से समाज में एक बड़ा संदेश दिया है। ना सिर्फ संदेश दिया बल्कि एक बड़ा बदलाव भी लाया है। साथ ही साथ उनकी पर्सनालिटी को भी लेकर के कई तमाम चर्चे होते रहते हैं। यूट्यूब पे भी फेमस है और सोशल मीडिया के और भी प्लेटफॉर्म पे इनका एक अलग पहचान बना हुआ है। पत्रकारिता में जब ये शुरुआत करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं तो बड़ा लॉजिकल तरीके से अपनी बात को तथ्यों के साथ रखते हैं और यही कारण है कि लोग इनकी पत्रकारिता को खूब पसंद करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम बताते हैं इनके बारे में। निश्चित तौर पे आप इन्हें जरूर जानते होंगे, तो बिना देर किए हुए इनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। तो अभिनव जी, ये हमारा मंच है जहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे आपकी स्टोरी पे हम लोग कहानी की बात करते हैं, जर्नी की बात करते हैं। और मेरा साफ मकसद होता है कि हर किसी के लाइफ में संघर्ष होता है और संघर्ष से अगर कोई सीख रहा है, उसको मोटिवेशन मिल रहा है, तो ये काम करना उचित है लोगों के लिए और यही मैं कर रहा हूँ। तो इसमें आप अपना समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आपके बारे में बहुत सारी बातें तो हैं, कंट्रोवर्शियल भी कुछ बातें हैं, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई। बिहार के बक्सर जिला में पैदा हुआ और पढ़ाई लिखाई भी सब कुछ वहीं से हुई है, गृह जिला से। तो पढ़ाई लिखाई के तुरंत बाद पत्रकारिता में ही आपने शुरुआत कर दी या फिर बनना कुछ और था और बन गए पत्रकार? नहीं, पढ़ाई लिखाई के बाद बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट, अच्छा, तो डॉक्टर बनना था। पर डॉक्टर बनना था इसलिए बायोलॉजी नहीं लिए थे, मैथ हमें पसंद नहीं था। अच्छा, मैथ पसंद नहीं था इसलिए बायोलॉजी। ये बायोलॉजी लिए थे, तो वो एक रीज़न है। इसके बाद वो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई। दिलचस्प बात यह है कि बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट था नहीं उस समय इंटर में, क्योंकि उस समय मेरा ध्यान एक्टिंग के तरफ। अच्छा, मैंने ज़्यादातर समय उधर दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि शायद ये हो नहीं पाएगा, फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाएगी या हमारे पास उतना पैसा है नहीं। और सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि मैं ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो ये मुझे समझ में आ गया कि मैं संघर्षशील व्यक्ति नहीं, हाँ, और उस फील्ड में जो बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है वही सक्सेस हो पाता है। तो मैंने छोड़ दिया, सबसे आसान रास्ता मैंने अख्तियार किया और मेरे लिए ये सबसे आसान काम है। आसान का। तो जब आप शुरुआत किए और जब आपने अपने डॉक्टर बनने की जो सपना थी उसको छोड़ दिया, डॉक्टर बनने का सपना ही कहा था। अच्छा मैं अच्छा, मैथ की वजह से, ओके ठीक है। तो जब आप आगे बढ़े और उसके बाद पत्रकारिता के रूप में जो आपका एक इच्छा हुआ, तो उसमें सबसे पहली चुनौती क्या थी आपके लिए? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं थी, सच बताऊं तो मेरे लिए बहुत ही आसान रहा सब कुछ। मैंने वीडियो बनाया, 3-4 महीने के बाद वीडियो भी चलने लगी। तो बहुत ऐसी कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं है जिसको मैं बताऊं और मैं ये बताऊं कि हाँ बहुत ये मेरी दर्द भरी कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ठाक घर से बिलोंग करता हूँ और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। 3-4 महीने में वीडियो चलने लगी और चलने लगी तो अभी भी चलती है। अब स्ट्रगल तब होगा जब अब इतना कुछ हासिल हो जाने के बाद अब वीडियो ना चले। तो एक होता है कि ये मुकाम हासिल करने के बाद भी भाई अब दिक्कत हो जाएगा, तो ये स्ट्रगल होगा। लेकिन फिर भी अगर स्ट्रगल की बात करेंगे तो मैं मतलब शांत सरल टाइप का लड़का हूँ, अकेला रहता हूँ मैं, ज़्यादा दोस्त मित्र नहीं है हमारे और ज़्यादा फ्रेंडशिप वाला जोन नहीं है मेरा। तो मेरे लिए ये स्ट्रगल था, सड़क पे 10 लोगों के सामने बोलना, 50 लोगों को फेस करना, ये मेरे लिए सब साई टाइप का जो व्यक्तित्व रहा आपका शुरू। नॉर्मल हूँ मैं, बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वीडियोस में दिखता है, चिल्लाना, लड़ना, जूझना, वो सब है क्योंकि वो हमारा काम है, वो हमारा प्रोफेशन है, इसलिए वो है। पर मैं उस टाइप का अंदर से हूँ नहीं, मैं हूँ अंदर से हाँ ठीक है, ऐसे कहानी पढ़ रहा है, आराम से बैठे, कुछ अच्छा लगा हमने लिख दिया, इस टाइप का मैं लगता हूँ। पहली बार जब पत्रकारिता में आप शुरुआत कर दिए तो निश्चित तौर पे जब वीडियोस बन रहे होंगे तो आपके आसपास के लोगों में, आपके घर परिवार में या अपने दोस्तों में, कुछ तो दोस्त जो होंगे ही आपके, तो उन लोगों के तरफ से कोई ऐसी कटाक्ष या कोई ऐसी बातें जो आपको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तो करके दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि लोग मजाक बना रहे हैं? मैं आपको एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ, जब आपको काम करने की चाहत हो जाएगी ना कि मुझे ये करना है, और अगर आपको बाहर का शोर सुनाई पड़ रहा है, मतलब आपकी इच्छा शक्ति में कमी है। अगर आपके परिवार वाले, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार कुछ कह रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं, तो कमी है आप में। मुझे सुनाई नहीं देता था, मैं आज भी अगर मूड बना लेता हूँ ना मुझे ये करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई साहब दुनिया क्या कह रही है, इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा क्या कह रहे हैं मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता। तो अंदर से बहुत जिद्दी व्यक्ति हूँ। अगर मैंने ठान लिया कि मुझे ये करना है, मैं करके दिखा दूंगा, और किसी को दिखाने के लिए नहीं, मतलब खुद से अगर मैंने प्रॉमिस किया कि मुझे करना है तो फिर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता
लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग कैसे देख रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, बातें हुई होंगी, मुझे सुनाई नहीं दे रही। मतलब ध्यान ही नहीं दिया आपने उन चीजों पे, सुनाई बिल्कुल सुना ही नहीं दे तो ध्यान क्या देंगे, बिल्कुल। पर अगर ऐसे मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं तो कहने वालों ने सिर्फ इतना कहा कि इससे आप कितना कमा लोगे। अच्छा। मैक्सिमम महीने का 15,000 20,000, उससे क्या हो। मैं 15,000 20,000 से ज्यादा मेरे गाड़ी का तेल जलता है, मतलब उससे ज्यादा ही जलता है। तो ये बात मुझे सुनाई पड़ी थी कि इससे आदमी कितना कमा सकता है, बस वो है, बाकी सब कौन क्या कहता है डजेंट मैटर। और अगर कोई बोल रहा है ना भाई कि मुझे ताना दिया गया, ये दिया गया, भाई तुम में कमी है, बिल्कुल तुमको वो सब चीजें सुनाई दे रही है। पर अगर आप कहेंगे कि ऐसा स्ट्रगल स्टोरी बता दूं कि मजा है, लोग कुछ भी आदमी बता सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि जब आप आए पत्रकारिता में एक अलग अंदाज था आपका और धीरे धीरे लोग आपको पहचानने लगे, पहचान भी बनने लगी। थोड़ा अलग तो था, मुझे भी अच्छा लगा, बेशक मैंने देखा, आपको सुना। तो अभी के सिचुएशन में एक जो आपने पहली एक वीडियो जो आपका बहुत बड़ा मुद्दा था, जो आपने 28 दिन वाली जो सबकी समस्या थी, सबको लगता है कि जब सारी चीज़ों के लिए महीना 30 दिन का होता है या 31 दिन का होता है, तो फिर ये रिचार्ज वाली कंपनी 28 दिन तक, तो आपको ये दिमाग में कैसे क्लिक किया और फिर इस चीज़ को वीडियो आपने बनाया तो किस किस तरीके की परेशानी आपको झेलनी पड़ी या फिर क्या सपोर्ट? देखिए मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, जो लोग करते हैं मुझे वो करने में मजा नहीं आता। ठीक है। जिस टॉपिक पे लोग दौड़ रहे हैं मैं उस टॉपिक पे नहीं दौड़ना चाहता। मैंने बोला ना, मुझे अकेला रहना पसंद है, तो काम भी अकेले टाइप का करना पसंद है। उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, सभी लोग इलेक्शन पे वीडियो बना रहे थे, मैं नहीं बना रहा था। अच्छा। आज भी अगर कोई एक टॉपिक आ जाए उस पर सारे लोग दौड़ जाए या वो ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाए तो मैं तो स्किप कर देता हूँ उसको, चाहे कितना भी ट्रेंडिंग हो, कितने भी पैसे बन रहे हो, मुझे मजा नहीं आता है। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग से ही मैंने अलग तरह की वीडियोस बनाई। जैसे कि एक सबसे पहले जो मेरी वायरल वीडियो थी वो थी 2,500 कमाने वाला एक मुखिया करोड़पति कैसे बन जाता है। अच्छा। वो थी, और उस वीडियो पे जितने लाइक्स थे उतना शेयर था, जैसे 75,000 लाइक और 75,000 शेयर। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। हाँ, ऐसा नहीं होता है, पर वो चीज हुआ और उस एक वीडियो ने गांव में बहुत पहचान दी मुझे। पर इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि तब उस समय लोगों को पता नहीं था कि मैं पैसे कमा रहा हूँ या इससे पैसा कमाया जाता है अपने एरिया में। इसके बाद फिर हर समय मैंने अलग तरह की ही वीडियोस बनाई और फिर बीएसएनएल और जियो वाली एक न्यूज़ मुझे पता चली कि अभी भी बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है भाई साहब, कि जो सबको प्रोवाइड कर रही है। जियो को 4G मिल चुका है और बीएसएनएल आपकी सरकारी कंपनी है, सरकार की कंपनी है, स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट को देना है और तभी भी बीएसएनएल को नहीं मिला है। तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक करा कि ये बात जितने लोगों तक पहुंचनी चाहिए उतनी बात नहीं पहुंची। और उसी के साथ साथ ये भी ध्यान में आया कि महीना भी होता है 30 दिन का, हम रिचार्ज अभी देख रहे हैं तो एक भी रिचार्ज पैक है ही नहीं 30 दिन का, सब 28। हाँ, तो वो मैंने टैगलाइन बना दिया कि महीना जब 30 दिन का होता है तो मोबाइल रिचार्ज 28 दिनों के लिए क्यों। अच्छा, वो टाइटल वो था, लेकिन वीडियो के अंदर कंटेंट स्पेक्ट्रम बीएसएनएल 4G स्पेक्ट्रम की बात थी। और सिर्फ एक ही लाइन मैंने उसमें बोला था, पर मैंने वीडियो बनाई थी बीएसएनएल 4G स्पेक्ट्रम के लिए। अच्छा। पर वो वीडियो चल गई 28 और 30 दिनों के लिए, क्योंकि उससे लोग रोज आमना सामना, बिल्कुल, लोगों ने ज्यादा उससे कनेक्शन खुद को फील किया। तो मुझे समझ में आया कि लोग कनेक्ट कैसे होते हैं इस वीडियो का, क्योंकि बहुत कितना चला था लगभग वो वीडियो? अभी तक 40 मिलियन, मतलब लगभग मान लीजिए कि करीब 4 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा। तो 4 करोड़ लोगों तक जो वीडियो जाता है तो निश्चित तौर पे वो किसी न किसी को प्रभावित करता है। ठीक है, तो उस दौर में जिस तरीके से आपने बातों को रखी, तो क्या जियो के तरफ से या बीएसएनएल के तरफ से या किसी और के तरफ से कोई आपके पास ऐसा कोई थ्रेट आया जो आपको परेशान किया? नहीं, दर्शक लोग जो हैं वो कमेंट्स कर रहे थे कि जियो पे आपने वीडियो बनाई, मोबाइल में आपका सिम जियो का होगा। अच्छा। तो जियो के अगेंस्ट आप बना रहे, तो उस तरह की बातें आई। बाकी एक ऐसा हुआ था, पर वो मुझे बाद में भी पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ अच्छे से। मैं उस समय गया था पंजाब, अच्छा, एड वीडियोस करने के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, और वहाँ पे मेरे फ़ोन पे एक मेल आया था। और उसी दरमियान कुछ दिन पहले मैं मुंबई से यात्रा करके आया था एरोप्लेन से, हवाई जहाज से। ठीक है, अब वहाँ पे मेरे मोबाइल पे मेल आता है कि जिस दिन आपने यात्रा करी है आपके बैग में या आपके यहाँ से कुछ चीज़ें पकड़ाई हैं। अच्छा, आपके बैग में? हाँ, मेरे पे मेल आया। अच्छा, ऐसा पकड़ाया नहीं था, पर ऐसा मेल आया कि पूछताछ के लिए, इंक्वायरी के लिए। तो मैं डर गया कि वो क्या चीज़ है, मेरे को अच्छे से पता नहीं है। इसके बाद फिर मैंने पापा को कॉल किया कि ऐसी ऐसी बातें हैं,
फिर हम लोगों ने जो रिलेशन में अच्छे खासे पद पे हैं, नौकरी करते हैं, उनके पास मैंने मेल भेजा। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके साइड से, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेल कर दीजिए, अगर फिर मेल आता है तो फिर मिल लेंगे, बिल्कुल। क्या डिपार्टमेंट है, कौन सी बातें हैं, क्या है। तो वो मैंने इधर से मेल किया, तब मैं डर जरूर गया था, क्योंकि वो बहुत ही उस वे में मेल था, अच्छा, डराने वाले। हाँ, कि भाई अगर ये चीज सच साबित हुआ या अगर आपको इसमें फंसा दिया गया तो 3-4 साल का जेल हो जाए। अच्छा। वो चीज हुई थी, पर वो बहुत जल्दी मैं उससे निकल गया ज्यादा, क्योंकि बदले में हमने भी एक मेल कर दिया, इसके बाद फिर कोई मेल वगैरह ऐसा आया नहीं। तो वो जो मेल था बदले में वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मैंने ऐसा नहीं किया है, या फिर आपने भी उल्टा थ्रेट किया? नहीं, उल्टा थ्रेट नहीं किया, मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि मैं इस तारीख को आया अच्छा। और ये चीजें हुई, उसमें टिकट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने अपने सारे सबमिट कर दिए। वो रिप्लाई था हाँ, बस, क्योंकि वो मेल गवर्नमेंट के तरफ से था। अच्छा, या वो कंपनी की तरफ से, तो वैलिड ईमेल आईडी था जो कंपनी का। अच्छा, ऐसा नहीं कि मतलब किसी ने भी मेल कर दिया, तो उससे क्यों डरेंगे, उससे तो लड़ेंगे ना। तो जब इस तरीके की चीज़ें चली तो ये तो तय हो गया कि ठीक है वीडियो तो चली, लेकिन उसका फ़र्क जो है कंपनियों तक तो नहीं पड़ा, क्योंकि वापस आज भी लोग। लेकिन अभी भी आप देखेंगे ना, तो जितने मोबाइल रिचार्ज कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, 30-30 दिन का सबका पैक है, रिचार्ज पैक सबका है, आप मोबाइल चेक करके देखिए। अच्छा, 28 दिन का है, 26 दिन का है, पर 30 दिन का भी है। अच्छा। और अगर आप 30 दिन का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 2 पैसे का फायदा होता है। वो 2 पैसे का फायदा होता है। वो कैसे? काउंट करके बैठा हूँ, ठीक है। कैसे, थोड़ा सा अगर अब आपको देखना पड़ेगा कि 28 दिन का अगर इतना है रिचार्ज प्लान, अगर मान के चलिए 299 है, तो 30 दिन का कितना है, 301 है। तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा हाँ, एक। तो ऐसे करके आप जब कैलकुलेट करिएगा तो 1-2 पैसे का फायदा होगा, ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं। पर अब लोग 28 दिन का करा रहे हैं तो 28 दिन का ही कराते हैं, आदत बन गई है। लेकिन ये बड़ी बात है कि यहाँ वाली आवाज वहां तक पहुंच गई, उसमें चेंज हुआ, फर्क ज्यादा नहीं पड़ा। मतलब जिस चीज को लेकर के लोग हैबिचुएट थे वो, हाँ। खैर बाकी लोगों को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन पूरे देश भर में कुमार अभिनव को लोग जान गए। ये तो उस वीडियो से दुआ। बहुत सारे लोगों ने जाना। पत्रकारिता के क्षेत्र में आज के डेट में बहुत सारे युवा हैं जो अपना हाथ आजमा रहे हैं, और हाथ आजमाना भी चाहिए क्योंकि मौका सबके हाथ में है। आपके हिसाब से अभी कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो लगता है कि अभी सुधार की जरूरत है, जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं? पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, बोलने आना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए। आप पढ़े लिखे होंगे तो सब कुछ ठीक होगा। दिक्कत यह है कि अगर आप पढ़े नहीं हैं फिर माइक उठाते हैं तो प्रॉब्लम हो, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि सवाल कैसे करना है, चीज़ों को और अपनी बातों को किस तरीके से रखना है। मेन सबसे पहले आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, डिग्रीधारी पढ़ाई नहीं, प्रैक्टिकल। हाँ, पढ़ा लिखा, जो चीज़ों को समझता हो, उसको पता हो कि इस चीज़ को हम इस तरीके से लोगों के सामने रखेंगे तो वो ज़्यादातर लोगों के पास बात अपनी पहुंचेगी। न्यूज़ का मतलब मैं यही समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाओ, तभी लोग अवेयर होंगे, तभी लोग समझ पाएंगे। तो मैं उनको कहूँगा कि पढ़िए, और अगर आप पढ़े नहीं हैं फिर भी आपको करना है तो भी करिए, लेकिन उससे पहले आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं उस पर अच्छे से रिसर्च करिए। रिसर्च करेंगे आप खूब अच्छे से ना, आप कम वीडियो बनाइए पर रिसर्च ज़्यादा करिए। रिसर्च करिएगा तो नॉलेज भी होगा और मजा आएगा। रिसर्च नहीं करिएगा तो क्या बोलिए, मतलब उससे कंटेंट आपको मिलेगा, और कुछ हो सकता है ऐसी चीजें आप रिसर्च में दे पाए जो बाकी लोग उस पे हाँ नहीं बोल पाए हैं। तो आप रिसर्च करिएगा ना, तो आप जितनी मेरी वीडियो देखें कुछ ना कुछ उसमें अलग या कुछ ना कुछ जानकारी वाली चीजें मिल ही जानी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। 10 में से 8 वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, कम या ज्यादा। तो ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो लोगों को, जब वीडियो को देख रहा है, समय व्यतीत कर रहा है, अपना पैसा खर्च कर रहा है, तो उसको कुछ नॉलेज भी मिलना चाहिए। इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ही चलेगी। एक दिन के बाद फिर ये लड़ाई झगड़ा आलतू फालतू कूदना उदना सब खत्म हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन कभी खत्म नहीं होता, वो तब भी था आज भी है। बिल्कुल, उस वीडियो की ड्यूरेबिलिटी जो है वो बनी रहती है हमेशा के लिए। तो अब अगर हम बात करें कि जब आगे बढ़े, आपने इस तरह की वीडियोस बना ले, तो एक तो आपने इस तरीके का किया ही किया, साथ में फिर पता चला कि अब आपने जियो से पंगा लिया या उनके बारे में आपने मोर्चा खोला। तब तक कुछ दिनों बाद फिर पता चला कि जो खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियां हैं उसके भी डायरेक्ट आप लोगो लेकर के और उस तरह की बातें करने लगे। तो उसके पीछे क्या सोच थी और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? इम्पैक्ट का नहीं पता, मुझे अपने काम का पता है। मैंने स्प्राइट के अगेंस्ट वीडियो बनाई थी, उस पर 70 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है। एक और वीडियो बनाई थी स्प्राइट के ऊपर, उस पर भी तकरीबन 30 मिलियन के आसपास व्यूज़ है। मैं अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाया। मेरा काम है बात लोगों तक पहुंचाना, मेरा काम है कहना कि ये चीज़ खराब है। अब आपको डिसाइड करना है कि खराब है तो पीना है, खाना है, नहीं करना है। आदमी दारू भी पीता है, ठीक है, पर अपना काम है बताना कि दारू सही चीज़ नहीं है।
और मेरी इतनी एज हो गई, मैं अभी तक से एक भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता, कुछ भी नहीं। और मैं इन सब चीज़ों का घोर विरोध हूँ। नशा मत करिए। और ये सारी चीज़ें खाद्य, स्पेशली खाद्य पदार्थों पे मैं बोलने बैठूँ ना, बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, क्योंकि आपको ओरिजिनल चीज़ मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ना पैकेट का दूध आप ना सही खा पी रहे हैं, पानी तक सही नहीं मिल रहा है। आप बिसलेरी या जो भी कंपनी का पानी खरीदते होंगे, आप देखिएगा बहुत सारे बोतल पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखा होता है, और वो कंपनी का वाटर। पानी वाले में मैं पानी की बात कर रहा हूँ। आप 10 पानी खरीद के लाइएगा, उसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बोतल कितने दिन से उसमें पानी पैक्ड है आपको पता ही नहीं है। और कितने लोग हैं भाई साहब जो खरीद के पानी का वो एक्सपायरी डेट देखते नहीं देखते लोग, तो वो 1-1 साल का पानी बंद बोतल में बेचा जा रहा है। ब्लंडर स्कैम है ये। सब्जियों में रसायन डाले जा रहे हैं, केमिकल डाले जा रहे हैं, तो ये सब चीज बैन होना चाहिए। अभी तो पदार्थों पे मुझे बहुत वीडियो बनाना है और अच्छे से बताना है लोगों को। एक उसका जरा साइड इफेक्ट बताइए। जो स्प्राइट वाली जो बातें आपने की थी, उसमें क्या ऐसी बात थी जो ज्यादा लोगों को टच कर गई? क्योंकि कुछ एक्सप्लेन भी किया था आपने उसमें। हाँ, देखिए स्प्राइट का सबसे पहले तो ये कि अगर आप उसको रेगुलर पीते हैं तो आपके लीवर में प्रॉब्लम होनी है। अच्छा। अगर आप, और गर्मी के दिन में हर आदमी रेगुलर पी रहा है। आप चले जाइए कहीं भी, तो आपके सामने 2 चीजें आनी है, चाय और स्प्राइट, गर्मी के दिनों में। अगर आप ना कहते हैं तो दिक्कत यह है कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों नहीं। अरे भाई, विटामिन आप थोड़े पिला रहे हैं जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारा सोसाइटी इन चीजों का इतना आदी हो चुका है कि चाय को आपने ना बोल दिया तो ऐसा लगता है कि आपने उसकी इज्जत ठुकरा दी। आपने स्प्राइट को ना बोल दिया तो इज्जत ठुकरा दिया। अरे भाई साहब, मैं हरियाणा गया था, ठीक है। साक्षी मलिक रेसलर है, पता है ना? बिल्कुल, कुश्ती की प्लेयर। मैं सोचता था कि कोई तो ऐसा आदमी होता होगा जहां आप जाओ तो वो लस्सी दूध वगैरह दे। हर आदमी ला के जहर दे रहा है, आप खाइए पीजिए। साक्षी मलिक के यहाँ गए थे हम लोग, वहां पे ना चाय आया, ना बिस्किट आया, ना नमकीन आया, वहां पे आया लस्सी। इसके बाद फ्रूट्स आया। पैसा आपका उसमें भी जा रहा है और पैसा इसमें भी जा रहा है, इसमें ज्यादा जा रहा है बल्कि। हाँ। लेकिन हम इतने मानसिक गुलाम हो चुके हैं इन चीजों के कि हमें लगता है कि ये चीज सही है। नहीं, ये आदत चेंज होना चाहिए, नहीं तो फिर हर चीज पे फर्क पड़ेगा, आपकी सोच तक पे फर्क पड़ेगा। खास करके बच्चे उन चीजों से ज्यादा प्रभावित हैं। छोटे छोटे बच्चे पीते हैं भाई वो, और उनको लगता है कि वो माजा पी रहा है। आप माजा थोड़ी पी रहे हैं। उनको लगता है हम स्लाइस पी रहे हैं, आप स्लाइस नहीं पी रहे। आपको लगता है हम टोमेटो जैम पी रहे हैं, टोमेटो का है। आप, दिक्कत क्या है, लोग पढ़ते ही नहीं है। उस पे स्पष्ट लिखा गया है कि ये टोमेटो से टोमेटो जैम बना ही नहीं है, माजा आम से बना ही नहीं है। उस पे लिखा है डिस्क्रिप्शन में, लोग पढ़ते नहीं है और कोई ये बात बताने वाला नहीं है। आप खुद एक दिन जाइएगा, माजा खरीदिएगा, पढ़िएगा पीछे क्या लिखा है। उस पे लिखा है, तब तक बता दीजिए कि क्या लिखा है, पर मुझे याद नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ। अगर होता मैं यहाँ तो पढ़ के आपको दिखाता है। उस पे लिखा है कि इसमें मैंगो यूज नहीं किया गया। स्प्राइट आप पीते हैं, उसमें मैक्सिमम शुगर होता है। आधा किलो अगर आपके सामने मैं लाके चीनी रख दूं और कहूँ खा जाओ, आप नहीं खा पाओगे। लेकिन आधा किलो शुगर 1 किलो के स्प्राइट में मिक्स है क्या? और आप इतना पी रहे हैं और डॉक्टर एक डोज में। हाँ, और डॉक्टर कंटिन्यू कर रहे हैं कि शुगर छोड़ो, शुगर छोड़ो। अब आप खुद सोचिए कि चीनी किससे बनता है? चीनी जैसे नेचुरली तो ईख से बनता है। हाँ, ईख से बनता है। और ईख का रस कैसा होता है? मीठा होता है, काला। हाँ, काला आता है। हाँ, और काला से क्या बनता है? गुड़ बनता है। पर चीनी हम लोग जो खा रहे हैं वो वाइट है। कैसे वाइट? कुछ रिफाइन किया गया, उसको मिला के तो उसमें मिक्स किया जा रहा है। वही मिक्सिंग हमारे और आपके लिए पॉइजन है, वही मिक्सिंग हमारे और आपके लिए जहर है। इसीलिए डॉक्टर चिल्लाते हैं कि शुगर का सेवन मत करिए। हम लोग जितना भोजन कर रहे हैं ना, उसमें शुगर होना ही होना है। आप शुगर का सेवन करना छोड़ के देखिए, आप चीनी खाना छोड़ दीजिएगा। बहुत सारी चीजों में आपके चेहरे से लेके बॉडी के थिंकिंग तक में बहुत सारा चेंज आ जाए सिर्फ चीनी छोड़ने से। दिक्कत यह है कि ये सब बातें लोगों तक पहुंचती नहीं, और अगर पहुंचती है तो इतनी आदत हो चुकी है कि आदमी उस पर ध्यान नहीं देता है। भाई साहब, उसको लग रहा है कि फलाना तो चीनी खा रहा है, उस पर क्या ही फर्क पड़ गया, जो हम छोड़ देंगे तो फर्क पड़ जाएगा। आप गलत है। ये जितने एक्टर एक्ट्रेस बड़े बड़े नेता है, वो लोग ये सब नहीं खाते पीते। उनका डाइटिशियन है, उनको बता रहे क्या खाना नहीं खाना। और अगर आप सब कुछ खा पी रहे हैं तो खाइए पीजिए, पर कुछ चीजों को मत खाइए पीजिए, वो नुकसान ही नुकसान है।
और यही रीज़न है कि कैंसर इतना ज़्यादा हो रहा है। ये रीज़न है कि आप 30-32 साल के हुए आपको गैस बन रहा है, अब तो छोटे बच्चों को भी वो हो जा रहे हैं। बन रहा है। ये प्रॉब्लम है। निश्चित तौर पे जितने भी चीज़ें खाद्य पदार्थ हैं उस पे कोई रेगुलेटरी भी शायद ऐसा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है शायद। फूड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हाँ। लेकिन वो काम नहीं करती अच्छे से। जितनी बार मंडियाँ लगती हैं, कितनी बार आते होंगे, एक डिपार्टमेंट आता होगा चेक करने के लिए कि तुम जो लौकी बेच रहे हो वो सही है कि गलत है। कोई नहीं, कोई तो कोई, तो हम क्या, हरी सब्जी भी तो सही नहीं खा रहे हैं भाई साहब, उसमें भी इंजेक्शन। हाँ, तो इन सब चीज़ों से मुझे पर्सनली प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता, पर सिस्टम ऐसा हो चुका है, सुधार पता नहीं सुधरेगा नहीं सुधरेगा, पर अपना काम है कि हम जो कोशिश जानते हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, डिलीवर करें, बताएं। तो अभी बहुत सारा वीडियो बनाना है, थोड़ा हम आराम ज़्यादा करते हैं इसलिए कम बना पाते हैं। खैर आप मेहनत कीजिए ताकि समाज को ऐसी पत्रकारिता की भी ज़रूरत है। सिर्फ हमको पॉलिटिकल चीज़ें दे और बाकी तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं तो लोगों की जो समस्याएं होती हैं, जब आप किसी एक समस्या के लिए किसी की मदद करते हैं तो तमाम उससे प्रभावित होकर लोग भी चाहते हैं कि हमारी भी समस्या का कोई समाधान हो। तो कभी कोई ऐसा कॉल आपके पास आया कि भाई मुझे मदद कीजिए, या फिर मेरे साथ ये घटना हो गई, या फिर मुझे मदद नहीं मिल रहा है, या प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, इस तरह की कभी कोई घटना हुई क्या? बहुत सारे कॉल आते हैं, हद से ज़्यादा कॉल आते हैं। मैं एक नंबर हमेशा साइलेंट मोड में रखता हूँ और कभी कभी रिसीव कर पाता हूँ, क्योंकि वो कंटिन्यू मैं बातचीत नहीं कर पाता और मेरे पास इतने एम्प्लॉय नहीं है कि मैं रखूँ और सबको जवाब कॉल उठाने के लिए वेतन दे सकूँ किसी को। बहुत कम कॉल रिसीव कर पाता हूँ और कॉल बहुत आते हैं, और जितने कॉल आते हैं मैक्सिमम वो प्रताड़ित होने वाले ही कॉल आते हैं। जैसे बगल में मर्डर हो गया है, मेरे भाई को मार दिया गया है, या फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, मेरे साथ बगल वाले किसी के साथ रेप हो गया है, ऐसे कॉल ज़्यादा आते हैं। इसके बाद ज़मीनी विवाद को लेके कॉल आता है। अच्छा। ज़मीनी विवाद वाला तो मैं सुनते ही कहता हूँ कि भाई साहब इसमें मैंने कुछ करना था, आपको जो सोचना है सोचो। तो कभी कभी मन नहीं करता है कि जो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रशासनिक मदद उनको नहीं मिलता होगा, तभी वो एक उम्मीद होता होगा कि चलिए ठीक है भाई, इनसे बात करते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से प्रशासनिक जो प्रॉब्लम्स हैं, तो एक पत्रकार होने के नाते वो भी आवाज़ उठाया जाए और उनके बारे में भी बात रखी जाए, ताकि लोग या फिर जो सरकार है उस पर कुछ निर्णय ले? देखिए, मैं जो वीडियो बना सकता हूँ वो मैं वीडियोस बना देता हूँ। जहाँ पहुँचना मेरे लिए नज़दीक हो पाता है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, बना देता हूँ। पर इसको मैं लेके ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को थोड़ा पैसा वाला होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, ख़त्म है आप। इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे नज़र में कुछ है तो वो है गरीबी, दरिद्रता। बिल्कुल सबसे बड़ा श्राप कुछ है तो यही है, गरीब होना। और आप गरीब पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए ये आपकी गलती। तो कम से कम इतना करके मरिए कि ठीक ठाक शर्ट पैंट पहन सके और थोड़ी सी लग्जरियस लाइफ जी सके, थोड़ी सी, उतना करिए। और ये हर आदमी को उतना करना चाहिए। मतलब समस्याएं जो आती हैं वो कहीं ना कहीं आपको कमजोर महसूस करती है, तब आप पे ज़्यादा अटैक करती है। अमीर आदमी गरीब आदमी को दबाता है, मजबूत आदमी कमजोर आदमी को दबाता है। तो ये रीज़न है, और उसके लिए एक ही उपाय है कि आप अपने आप को स्ट्रांग करिए। स्ट्रांग नहीं करिएगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप दबिएगा ही दबिएगा। कोई ऑप्शन है, क्योंकि कहीं अपनी बात रखने के लिए भी आपको मजबूत होना जरूरी है, तभी लोग सुनेंगे वहाँ पे। हाँ, तभी सुनेंगे। पत्रकारिता करते करते अचानक से एक फोटो आप डालते हैं सोशल मीडिया पे, यहाँ कटा हुआ है, यहाँ से लोगों में भ्रम पैदा हो जाता है कि लग रहा है कि पत्रकारिता का जो है इनको मजा है जो मिल गया। कुछ लोगों ने यहाँ तक सोचा कि लग रहा है इनकी पिटाई उटाई हुई है किसी मुद्दे पे, और हम लगता है कुछ लोगों ने, मैंने जाके कमेंट पर आता था, कुछ अलग अलग तरीके से बात कर रहे थे। तो क्या वो फोटो डालना और उसका डिस्क्रिप्शन पूरा नहीं लिखना है, क्या ये एक सोची समझी साजिश थी कि लोगों को थोड़ा भ्रम में डाला जाए? हाँ बिल्कुल वही थी। तो उसके बाद फिर ये कैसे फिर वीडियोज़ वगैरह फिर एक्टिंग में आ गए? बहुत सारे पत्रकार हैं जिनको दर्द हुआ होगा, चोट लगा होगा कि भाई ये क्या पत्रकारिता के नाम पे मजाक चल रहा है। एक तरफ आप पत्रकारिता कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, गाने बोल रहे हैं, दिल टूट रहा है वगैरह वगैरह। तो ये पत्रकार ऐसे कैसे, मतलब क्या कारण बना, कैसे आप उसमें आ गए? पत्रकार को एक फाउंडेशन में बंद के रहना चाहिए, मैं ये नहीं मानता कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो सिर्फ आप अच्छे से शालीनता से बोल सकते हैं। हर चीज़ किया जा सकता है भाई, हम लड़के हैं, मेरी उम्र कम है, शादी वादी नहीं हुई है, प्यार भी हो सकता है, दिल भी टूट सकता है,
कुछ और करने का भी मन कर सकता है। तो हम अजमाएंगे ना अपने आप को हर चीज़ में। ऐसा थोड़ी है कि हम एक अगर माइक उठा लिया तो मैं इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ भाई। अगर मेरे बारे में किसी ने ये सोच के रखा है हाँ कि बंदा सिर्फ इतना कर सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं कितना कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। मतलब कोई नहीं सोच सकता, और सबकी अपनी लाइफ है, मेरी ऐसी है। आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मेरे दिमाग में कुछ आ गया तो मैं वो करूँगा। पर वो जहाँ तक से फिल्म की बात है, वो बहुत अच्छी फिल्म बन नहीं पाई थी, क्योंकि अपने में अभी बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को मैं सुधारूंगा, बेहतर करूंगा, और बेहतर करने के बाद जब अपने आप को लगेगा कि हाँ मैं अच्छा हूँ, तो मैं फिर करूँगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब आप एज ए पत्रकार होते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं उनकी भी आप न्यूज़ करने लगे, धीरे धीरे आपको उसके अंदर की कमियां पता चल गई, तो आपको लगा कि अच्छा मौका है यहाँ से एंट्री करते हैं और आगे जा करके, क्योंकि अब इन लोगों के दिन समाप्त हो रहा है, तो कहीं मेरा मौका मिल जाए, मुझे मौका मिल जाए। भोजपुरी वालों से तो मुझे घिन आती है। अच्छा। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। भोजपुरी कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी एक्ट्रेस, घिन समझता है वो आती है। मतलब जिस पे ताकना और देखना भी पसंद नहीं, मतलब ताकना मतलब देखना बैठ के पसंद। फोटो खिंचा लूँ, इंटरव्यू कर लूँ, बात कर लूँ, हंस लूँ, मुस्कुरा लूँ, वो अलग चीज़ है। ये इतना घिनास्टिक जगह है, इतना फूहड़ जगह है कि देखने लायक नहीं है। आप तारीफ कर सकते हैं, मैंने खुद खेसारी लाल यादव का, मतलब भोजपुरी में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है, पर अंदर से मैं कोई खुश नहीं रहता हूँ इन लोगों पे। कहाँ भी इन लोगों का इतना घटिया लेवल पे है कि आप अभी भी ये लोग पता है कहाँ अटके हैं? लड़कियों के शरीर पे अटके हैं ये लोग अभी भी। स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं। अरे स्क्रिप्ट छोड़िए भाई, सुन, छोड़ दीजिए वो सब बात। अभी भी ये अटके हैं कि इनके बदन में ढूंढी कैसा दिख रहा है, कमर कैसा है और गाल कैसा है। अभी ये लोग उस जगह पे अटके, उसी को यूएसपी समझ रहे हैं। अब क्या इन लोगों से उम्मीद किया जाए और क्या सोचा जाए? एक बहुत गंदी एक फिल्म आई थी बॉलीवुड में, बहुत सारी फिल्में आई हैं, हेट स्टोरी 1, 2, 3, 4, जिस 1, 2, 3 जिस्म का भी 2-3 सीरीज है। एक और घटिया फिल्म आई थी सनी लियोनी की, हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, एक पहली लीला। लेकिन उन फिल्मों में की कहानियां थी, किसी स्टोरी के बेस पे वो चीजें प्रदर्शित की गई थी। हाँ, साले क्या करते हैं? अभी भी देवर भाभी में अटके हैं, अभी भी ये देवर भाभी में अटके हैं। बॉलीवुड में क्या होता है कि वहां हीरो हीरोइन के लिए गाना गाता है, वहां हीरो भाभी के लिए नहीं गाना गाता है। ये यहाँ पे ये अभी भी भाभी के लिए गाना गा रहे हैं। कभी किसी दिन बड़की मामी के लिए ये लोग गाना गा देंगे और गाएंगे ही। गा भी रहे हैं ना, मौसी के ऊपर भी तो गाना चल रहा है ना। हाँ, मौसी तो भतीजवा जिंदाबाद, ऐसे करके गाने हैं। हाँ। तो अब हम क्या बोले? तो इसलिए हम बोले घिन आती है, और हीरोइन पे तो इसलिए घिन आती है, तुम जाके कहीं पे चौका बर्तन कर लो, उससे कमा लो पैसे, ये करके पैसा मत कमाओ। क्योंकि तुम यहाँ क्या कर रही हो ये देखो। बॉलीवुड में जब आप काम करते हैं, नो डाउट वहां भी अश्लीलता है, वहां भी गंदगी है, कपड़े बदन वहां भी दिखाए जाते हैं, और वहां इतनी खूबसूरती से दिखाए जाते हैं कि वहां की बात कुछ और है। इससे ज्यादा है, नो डाउट। मैं बॉलीवुड में कम थोड़ी है, इससे ज्यादा ही है। लेकिन दिखाने का वे होता है, तरीका होता है, दिखाने में आर्ट झलकता है। मैं समझ रहा मैं क्या? बिल्कुल। अगर एक लड़की अपना पीछे से कमर दिखा रही है ना, उसमें भी आर्ट झलकता है। और एक और लड़की है जो कमर दिखा रही है, वो लगता है बुला रही है, आ जाओ। अंतर है भाई साहब। तो भोजपुरी वो है, अभी भी लड़की के शरीर पे अटका, उससे आगे इन लोगों की मानसिकता बढ़ी ही नहीं। इसलिए अगर काम करना है वहां जाके काम कर लो, वहां बिक जाओ, अच्छा है, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो इसलिए आपका इधर से कोई मोह नहीं है? कोई मोह नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता, और करूंगा भी तो अगर करना भी होगा, मुझे बहुत अच्छा खासा मौका मिलेगा, तो मैं इन लोगों के साथ नहीं करूंगा, ये गारंटी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो मतलब उनके साथ न्यूज बनाना ठीक लगता है, लेकिन न्यूज तो मैं जहाँ उसामा बिन लादेन बैठे रहेंगे तो मैं तो उनका भी इंटरव्यू करूंगा, अजमल कसाब होंगे मैं उनका भी करूंगा, सनी लियोनी, उर्फी जावेद होंगे तो मैं उनका भी करूंगा। ये मेरा प्रोफेशन है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, क्या है। ऑडियंस उसको देखती है, मेरा काम है न्यूज देना, मैं अपने सवाल पूछूंगा और वो जनता तक पहुंचाऊंगा, चाहे वो घटिया हो, अच्छा हो, बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात आएगी सिर्फ काम करने की, मैं नहीं करूंगा। तो न्यूज का एक अलग जगह है, एक अलग जोन है। और एक और मैं बता रहा हूँ, अभी तक से मैंने किसी हीरोइन का इंटरव्यू नहीं किया है। अच्छा। और अगर किसी दिन मौका मिले किसी बड़ी एक्ट्रेस का इंटरव्यू करने का ना, उस दिन बिहार देखेगा उस दिन बिहार, अगर मौका मिले तो। इतनी फुहरता के बाद भी आपको लगता है कि इसमें भी कोई बड़ी हीरोइन है? देखिए, अगर जनता आपको ज्यादा फॉलो करती है तो आप बड़े हैं, ठीक है।
इसमें मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता, चाहे आप कितना भी फूहड़ कुछ भी कर लें। अगर आपको मैं कितना Audience, अच्छा हूँ, मैं खड़ा हो जाऊँ तो थोड़े 10 लोग देखने आएंगे, आपको देखने 10,000 आ रहे हैं, तो आप मुझसे बड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो अगर कोई बड़ी एक्ट्रेस को इंटरव्यू करूंगा तो समझ में आएगा लोगों को इंटरव्यू होता कैसे है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। फिर वापस थोड़ा सा पत्रकारिता पे आ जाते हैं। बिहार में एक जो सीन चला कुछ 2 साल 1.5 साल के बीच की जो घटनाक्रम रही है, उस समय भी आप खूब उभरे और एक टीम बनी पूरे बिहार में, जिस टीम में आप थे, मनीष कश्यप थे, राकेश तिवारी थे, और भी लोग, कई लोग थे। तो सभी लोगों ने मिलकर के एक बड़ी यूनिटी बना करके, ये सवाल मैंने उनसे भी पूछा था इस बात पे, और उन्होंने भी राकेश जी से भी पूछा था, तो उनका जवाब थोड़ा मुझे उतना संतुष्ट नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा सा सोचा कि आप आ गया तो ये मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो उसके बाद आप लोगों ने खूब जम के न्यूज़ बनाया और धीरे धीरे ये दिखाई देने लगा कि भाई एक स्ट्रॉन्ग टीम है जो बिहार के लिए काम करी है, बिहार की अच्छाई के लिए काम करी है, और बिहार में जो अब तक कमियां रही हैं जो यहाँ के पॉलिटिकल लोगों ने की है, अचानक से वो टीम बिखरा और सब अलग अलग दिखाई देने लगे, सबके विचार अलग हो गए, सब लोग एक दूसरे पे कहीं ना इसका कहीं- 2 रीज़न है। पहला तो ये कि मनीष कश्यप, वो फर्स्ट रीज़न है। दूसरा ये रीज़न है कि जब स्टार्टिंग में सारे लोग थे तो सभी लोगों के पास पैसे वैसे नहीं थे, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं थे, कम पैसे थे, तो आपस में मिलजुल के काम चलता था, ठीक है। किसी ने किसी का शेयर कर दिया, कोई किसी के साथ रह गया, वो चीज़ें थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि मनीष कश्यप जैसे ही जेल गए टीम बिखर गई, जिसे भी लोग टीम समझते हैं या जानते हैं वो बिखर गई। मतलब लॉबी कह लीजिए, लोगों का कहना था कि एक लॉबी बन गई है। बिखरेगी ना भाई साहब, अगर कोई एक आदमी जेल चला है तो वो चीज़ें तो छितिर बितिर हो ही जाएंगी। वो चीज़ें हुई, मनीष कश्यप जेल गए और उसके बाद और थोड़ी ज़्यादा टीम बिखर गई जब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर ली है। नहीं तो वहाँ पे क्या था, जब वो चले गए, जेल चले गए, तो आप लोगों के लिए तो कई लोगों ने लिखना शुरू किया कि भाई आप लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया, नाम कमाया, और उसके बाद जब वो जेल चले गए तो आप अकेले शेर बने घूम रहे हैं, क्या बोला कि चलो हम अब पत्रकारिता में अब हम ही हैं। पर कहाँ, ऐसा तो हम लोग के बयान से, किसी के बयान से ऐसा नहीं कुछ झलकेगा। तो क्या अब जो आप हाल फिलहाल में आपने इंटरव्यू लिया, क्योंकि अब उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे कि हाँ वो क्यों गए पॉलिटिक्स में, सभी लोग जान रहे हैं उस चीज़ में, लेकिन एक चीज़ जरूर जानना चाहेंगे कि हाल फिलहाल आपने एक इंटरव्यू लिया मनीष कश्यप जी का, जिसमें ये ऐसा उनका लग रहा है, शब्दों से लग रहा है कि अब वो बीजेपी से भी उनका मोह भंग हो गया है। तो अंदर की खबर तो आप लोगों के पास रहती है, खास करके उनकी, तो आने वाले समय में क्या वो बीजेपी से इस्तीफा देंगे या फिर पूरी तरह से पत्रकारिता में आएंगे, कि बीजेपी में बने रहेंगे, या फिर सबकी निगाहें इस बात पे रहे कि क्या 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में क्या फिर से मनीष कश्यप चुनाव लड़ने जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप कंफ्यूज हैं। अच्छा। उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लगता है मेरे से गलत डिसीजन मैंने ले लिया, ऐसा उनको भी लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि मेरे पास ऑप्शन ही कहाँ था, क्योंकि पूरा बिहार, एक समय था जब पूरा बिहार मनीष कश्यप को ही देख रहा था। ठीक है। आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा कुछ भी खोलिए, मनीष भाई दिख रहे हैं। और फिर अचानक से मनीष भाई गायब हो गए, और उस बीच बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, सब कुछ हुआ। अब मनीष कश्यप ने जो डिसीजन लिया, मुझे भाजपा ज्वाइन करनी है, और मनीष कश्यप से बटेरे सवाल पूछे गए, पर मैं पूछना चाहता हूं किसने पार्टी ज्वाइन नहीं किया? गुजरात के हार्दिक पटेल थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की बीजेपी, जबकि बीजेपी को नाको चने चबवा दिया था उन्होंने, बिल्कुल। कन्हैया कुमार, उसने पार्टी ज्वाइन किया कांग्रेस, सीपीआई का वो व्यक्ति था, और कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि यह कांग्रेस ज्वाइन करेगा, वो भी ज्वाइन कर लिया। तो मनीष कश्यप की तो कोई औकात ही नहीं है इन लोगों के सामने। बड़े नेता थे वो लोग, मतलब लोगों के पॉपुलर थे। आप सोचिए, देखिए मनीष कश्यप का भाजपा ज्वाइन कर रहा है, ये मनीष कश्यप की हार नहीं है, हर आम आदमी की हार है, और आम आदमी समझ नहीं रहा है, उसको गाली दे रहा है। तो इसने गलत किया, मैं बता रहा हूँ कैसे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है साहब। जिस दिन आप बड़े हो जाइएगा ना, आज आप इस मंच पे बैठ के किसको गाली दे रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन आप बड़े हो जाइएगा, आपके एक एक बात पर सारे लोग नोट करें, बंदा किसके बारे में इसने क्या बोला, फर्क पड़ेगा उस दिन, बिल्कुल व्यक्तिगत फर्क पड़ेगा, कॉल आने लग जाएंगे आपको। आज मैं किसी के बारे में कुछ बोल दूं, कॉल आना ही आना है 2 दिन बाद। तो एक समय के बाद मनीष कश्यप का कद बड़ा हुआ, मनीष कश्यप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, फर्क पड़ने लगा। और जब फर्क पड़ता है तो ऊपर ही प्रेशर पड़ता है, और आम आदमी की इतनी औकात नहीं है कि वो प्रेशर झेल सके, और उसी प्रेशर में वो आदमी झेल गया है ना, मनीष कश्यप उसी प्रेशर में झेल गया है। मनीष कश्यप ने सही किया, गलत किया, आके लोग ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है,
मैं भी मानता हूँ नहीं करना चाहिए था, भाजपा नहीं ज्वाइन करना ये आपका व्यक्तिगत राय है। हाँ, हाँ मेरा भी ज्वाइन, अगर मैं शायद मनीष कश्यप के जगह पे होता तो नहीं ज्वाइन करता, पर उन्होंने ज्वाइन किया। वहां पे ये वो कमजोर पड़े, ये फैक्ट है, लेकिन उनका कमजोर पड़ना सिर्फ उनकी हार नहीं है, सबकी। हर आम आदमी की हार है जो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि आप इस सिस्टम के खिलाफ ज्यादा दिनों तक लड़ ही नहीं सकते। लेकिन मैसेज इतना गलत गया, मैसेज इतना गलत गया कि लोगों ने कहा कि बिक गए, पैसे ले लिए। जिस सांसद के अगेंस्ट में बीजेपी के सांसद जो वहाँ पे हारने की नौबत में आ गए थे, उनसे बिक गए। ये सब क्या घटना, क्या ये सच्चाई थी या फिर ये सब अफवाहों में चला गया? ये सब मुझे नहीं पता, पैसे उन्होंने लिए नहीं लिए ये सब मुझे नहीं पता, और मेरी पैसों वैसों को लेकर कोई बात भी नहीं हुई। पर इतना मुझे पता है कि जिस दिन आप बड़े हो जाइएगा, ये सिस्टम आपको निचोड़ चोट के बर्बाद कर देगा। आपकी औकात नहीं है कि आप सिस्टम के खिलाफ लड़ जाए, आपको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो उन्होंने सहारा लिया भाजपा का, उनकी गलती है। अब लोगों की उम्मीद उनसे ज्यादा थी, लोगों की उम्मीद थी कि ये बंदा अकेला बिहार के लिए कुछ करेगा। लोगों का दिल इसलिए टूटा, लोगों ने इसलिए उनको बुरा कहा, गालियां दी। कुछ लोग ज्ञान दे रहे हैं कि वो अगर भाजपा नहीं ज्वाइन करता तो मैं उनके साथ होता, ये होता, वो होता। अरे भाई साहब, तुम्हारे सामने भाजपा का कोई नेता आ जाए तो घर पे बुला के पूरी बुनिया खिलवाओगे, और वो आदमी भाजपा ज्वाइन कर लिया तो तुम उसका साथ छोड़ दिए। मेरे सामने आके कोई ऐसे बोले ना, मारेगा, मतलब प्रात दे दो था। ये दोगलापन है ना। तुम्हारे साथ अगर मनोज तिवारी मिल जाए, तुम फोटो खिंचा के बिल्कुल और गाना लगाओगे कि एक मनोज तिवारी कौन सा गाना गाया है, हाँ, बाघ का करेजा। मनोज तिवारी के साथ तुमको एक फोटो मिल जाए मुश्किल से 10 आदमी में मुंह घुसा के, तो तुम गाना लगाओगे कि बाघ का करेजा। और वो आदमी के सामने, वो आदमी के यहाँ घर पे मनोज तिवारी जा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मनोज तिवारी कि आइए भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। और भी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया होगा, मजबूरियां दिखाई होंगी, परेशानियां दिखाई होंगी। तो तुम बोल रहे हो कि इसलिए हमने मनीष कश्यप से रिश्ता तोड़ दिया। निहायती दोगला है वो लोग। मैं सबको बोल रहा हूँ, जो मैं जनता को नहीं बोल रहा, मैं उन साथियों को बोल रहा हूँ जो ऐसा कह रहे हैं हाँ कि साथ देते अगर वो बीजेपी नहीं होते तो, या फिर हमने इसलिए रिश्ता खत्म कर दिया। तुम लोग दोगला हो। तुमको भाजपा से अगर इतनी दिक्कत है, वोट किसको देते हो पहले आप पूछिए उससे, तो वोट किसको देता है। और दूसरा उससे सवाल पूछिए कि इसका मतलब तू भाजपा के किसी भी नेता से मिलकर फोटो खिंचा के नहीं डालोगे, फिर तुम नहीं लिखोगे कमिटमेंट। हाँ, स्टेटस उस तरह का नहीं डालोगे, अरे चरण में गिर जाओगे भाई तुम। सही बात। तो ये चीज़ है, आप उस जगह पे जाइएगा तो खुद समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। खैर, जनता का निर्णय है, वो अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें बनाती है। अब थोड़ा सा अंत की तरफ आ रहे हैं, बस बिहार की बात कर लेते हैं। क्या अब ये समय नहीं आ गया कि बिहार की छवि को बदला जाए? जिस तरीके से मैं महाराष्ट्र के बारे में जानता हूँ कि अगर वहाँ पे एक बिहारी जाता है तो उसके साथ क्या बर्ताव किया जाता है, या फिर न सिर्फ महाराष्ट्र की, अब तो कई और ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बिहारी होने का जो श्राप है वो बिहारियों को वहाँ पे फेस करने को मिलता है। तो इन चीज़ों के लिए क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है, और किस तरीके से अब जो युवा जो इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए हैं और यूट्यूब जैसा और सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, ऐसे क्या क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे हमारी छवि और बदले? देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बिहार बहुत अच्छा स्टेट है, ये बदनाम ज़्यादा है। और दूसरी बात कि जितना बदनाम है उतना बदनाम रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। दोनों बातें। बिहार अच्छा स्टेट इसलिए है क्योंकि जो यहाँ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम और जगह भी है। पहला प्रॉब्लम जाति का, जाति का प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ नहीं है। जितनी जातिगत प्रॉब्लम यहाँ है, जितनी जातिगत चुनाव यहाँ होता है, राजस्थान में भी उतना ही होता है, पंजाब में भी उतना ही होता है, हरियाणा में भी उतना ही होता है, हर जगह होता है। महानगरों को छोड़े, महाराष्ट्र में नहीं होता, दिल्ली में नहीं होता, चेन्नई में नहीं होता, जो 5 कोलकाता में नहीं होता, जो 5 महानगर है उनको छोड़ दीजिए। वैसा था अगर बिहार में भी कुछ ऐसे जो टॉप सिटी है वहाँ पे वो चीज बाद में जाकर के मिट जाती है, भेदभाव। तो सबसे पहले बिहार को किस चीज के लिए बदनाम किया गया? जाति के लिए। वो चीज यहाँ नहीं है भाई साहब, वो तो हर स्टेट में है। आप बताइए किस स्टेट में नहीं है? बिल्कुल, कुछ स्टेट में नहीं है। वो स्टेट बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो महानगर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए वहां नहीं है। नहीं तो बाकी हर जगह बिहार में ऐसा कहीं खबर बिहार में नहीं आता है कि दलित जूता पहन के मंदिर में घुसा इसलिए उसको मारा गया। नहीं, कोई पहन के वो बिहार में ये खबर आपको नहीं सुनने को मिल सकता है। हरियाणा में मिल जाएगा, पंजाब में मिल जाएगा, राजस्थान में मिल जाएगा। लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा बदनाम है नहीं है? जाट, गुर्जर, देखिए वहां क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमारा बिहार बदनाम है क्योंकि यहाँ के नेता उस टाइप के रहे। बोलने का ढंग, बात करने का तरीका, वो चीज रहा है। और 2 चीजों से, नेता और आपके कल्चर से तय होता है कि वहां का स्टेट कैसा।
तो यहाँ का कल्चर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि घिन आता है। कल्चर मतलब अपने कल्चर से, बिहार के कल्चर से नहीं, जो कल्चर फिल्मों से डिसाइड होता है ज्यादातर, क्योंकि लोग उससे जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, जल्दी रिलेट होता है। तो आपने फिल्मों में लड़कियों के बदन के अलावा गाली गलौज, नग्नता, अश्लीलता, इसके अलावा आपने कुछ दिया नहीं, तो आपने वहीं डिसाइड कर दिया कि ये बिहार का कल्चर है। और बिहार के अनपढ़ नेताओं ने तय किया कि यहाँ क्या, बिहार में अधिकतर नेता बाहुबली, दबंग, बंदूकधारी, वो लोग ज्यादा नेता बने। अभी भी चुनाव निकालने के लिए अनंत सिंह को जेल से बाहर निकालना पड़ता है, अभी भी बाहुबलियों का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल, और ये देखने को मिला, अभी साफ साफ देखने को मिला अभी। इस वजह से बिहार बदनाम है, ये प्रॉब्लम है बिहार के बदनामी का। बाकी बिहार है बहुत अच्छा स्टेट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो आप बोल रहे हैं कि बाहर में जाके आप मजदूरी कर रहे हैं और वहां इज्जत नहीं मिल रही, मजदूरों को इज्जत कहाँ मिलती है? आप बिहारी हैं इसलिए इज्जत नहीं मिल रही, आप काम वहां क्या कर रहे हैं? एक बिहारी वहां IAS होगा, इज्जत नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो ये सबसे पहले ये कि बिहार के बारे में जो इतनी सब बातें कही जाती है ना, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं बिहार में जाके पत्रकारिता करूं और मेरा लैंग्वेज में बिहारी टोन ना है, क्या मुझे इज्जत नहीं मिलेगी? वहां पे कोई IAS रहे, IPS रहे, उसे इज्जत नहीं मिलेगी? मिलेगी भाई साहब। आप वो छोड़ दीजिए ये बात, अगर केरल से उठ के कोई बगल में ठेला लगा है, आप उसे इज्जत देंगे? नहीं, वो तो फिर इज्जत मिलती है, आप भी इज्जत नहीं देंगे। तो दिक्कत बिहारी होने से बदनामी नहीं झेलना पड़ता, काम क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। और यहाँ से आप बोड़ा के उठ के ट्रेन भर में जाके वहां मजदूरी कर रहे हैं, किसी का घर उठा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं आपको इज्जत मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी। आपके अपने काम में सुधार करना पड़ेगा, आपको अपना लेवल बड़ा करना। आप क्या काम करने जा रहे हैं वहां पे जाके खोल दीजिए बड़ा कंपनी, कैसे इज्जत नहीं मिलेगी? और हैं ऐसे कई दरबार लगाने आए हैं लोग, वो चीज़ है। तो खैर ये सब चीज़ें तो है, और इन चीज़ों को लेकर के अगर जितना बहस किया जाए या इस पर चर्चा की जाए कम है, समय बहुत कम पड़ेगा। तो जितनी भी चीज़ें आपने बहुत बारीकी से अपनी रखी है, बताई है, वो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अब अंत में कुमार अभिनव पे फिर हम आ जाते हैं। तो कुमार अभिनव का आने वाले 1-2 साल में क्या प्लानिंग है? पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं? किन किन मुद्दों पे काम करना चाहते हैं और किन किन मुद्दों पे लोगों की सोच बदलना चाहते हैं? देखिए, ये सब मुझे नहीं पता आगे क्या किया जाए, क्या होगा नहीं होगा। जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चीज़ें चलेंगी, और ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा पढ़ाई करें और ज़्यादा वीडियो बनाएं अच्छे। पर अब इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आगे आने वाले 1 साल में हम क्या करेंगे। दिक्कत तो पहले ये है कि सोशल मीडिया का क्या होगा, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल, हाँ। और आज का स्टार आदमी कल कब खत्म हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो गारंटी नहीं है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पर इतना है कि जब तक रहेंगे अच्छे से रहेंगे, और सबसे बड़ी बात कि सेल्फ इज्जत अपने नज़रों में मैं खुद की कम नहीं होने दूंगा। बाकी लोग जो भी सोचे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में निश्चित तौर पे टैलेंट की कमी नहीं है। छात्र जो है पढ़ाई में, जो बहुत अच्छे जो छात्र हैं निश्चित तौर पे पढ़ाई में हैं। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, लड़कियों की बात करें हम, तो लड़कियां भी बहुत सारे क्षेत्र में अव्वल हो रही है। बिजनेस के क्षेत्र में भी कई ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं बिहार की जो आगे कदम बढ़ा रही है। उसके अलावा नौकरियों में देख लीजिए, बिहार में 33% के आसपास आरक्षण है, और उसका असर अभी हाल फिलहाल जो रिजल्ट्स हैं उसमें भी देखने को मिले हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अभी भी बिहार में महिलाओं के प्रति जो लोगों की सोच है, उसमें आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है या कुछ और करने की आवश्यकता है? देखिए, एजुकेशन की पहले बात करें हम लोग, एजुकेशन चौपट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इस पर डिस्कस करना बेकार लगता है। चौपट है इसलिए? कैसे? आदमी क्या, यहाँ अगर आपको अच्छा पढ़ना है बाहर ही जाना पड़ेगा। आप कहने के लिए सिर्फ चीज़ें हैं कि बिहार सबसे ज़्यादा IAS IPS देता है। अगर आप वो देखिए, वो IAS कहाँ से रह के बना है? बिहार में रह के तो डेफिनेटली नहीं बना है, तो पढ़ के कहीं और से आया। और IAS वो इसलिए कहीं और जाके पढ़ा क्योंकि उसके बाप के पास पैसा था। ऑटो वाले, रिक्शा वाले IAS कम बनते हैं, बिल्कुल इंटर टॉपर होते हैं रिक्शा वाले का, लेकिन IAS टॉपर नहीं होता भी है तो बहुत कम, 800 में 4, 800 में 4-5। बाकी सब तो अच्छे घर के लड़के होते हैं, या जिनके बाप ने कुछ बड़ा बिजनेस कर रखा है। तो बिहार का एजुकेशन एकदम चौपट, यहाँ कुछ है ही नहीं। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता हूँ, कई बार देखता हूँ जो बच्चे 11-12 की कोचिंग्स ले रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पढ़ाई का जो तरीका है ना, वो पूरी तरह से अलग। मतलब बच्चे भी सीरियस नहीं है। जो बच्चे 11-12 में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ऐसा लगता है कि 1 to 10th में उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है।
तो इसके पीछे जो बीच में कुछ चीज़ें ऐसी चली है जिसमें पत्रकारिता के दौर में हम लोगों ने खूब खबर बनाई, और सबसे ज़्यादा किसी को स्टार अगर पत्रकार ने बनाया तो वो थे के पाठक। तो उन्होंने जो पहल किया, बस एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे, ज़्यादा हम इसमें नहीं आपको ये करेंगे, पूछेंगे कि भाई के पाठक का क्या पहल सही था, या फिर जो लोग के पाठक का जो टीचर विरोध कर रहे थे क्या वो सही थे? क्या उसी 10-15 हज़ार कमाने के लिए कोई बाहर में जाकर के 12 से 12 घंटे मेहनत कर सकता है? 10,000 15,000 रुपये की सैलरी के लिए 12 घंटा मेहनत कर सकता है, तो क्या वही बिहार के जो टीचर है उस 40-50 हज़ार के लिए 12 घंटे या 10 घंटे काम नहीं कर सकते? तो के पाठक को आप क्या उनके बारे में आप क्या सोचते? क्या वो सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे, या जो उनका विरोध कर रहे थे वो क्या थे? नहीं, के पाठक एकदम सही कर रहे थे। मेन बात है कि आराम करने की हो गई है आदत, तो अचानक से सिस्टम चेंज होगा तो उसमें आप खुद को फिट नहीं कर पाइएगा, यही दिक्कत हुई। अब सरकारी सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं, बिहार का हर गवर्नमेंट सिस्टम पूरी तरह से डैमेज है। तो अचानक से किसी को भी सुधारिएगा तो प्रॉब्लम होगी, वो उसमें फिट ही नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा कितना बड़ा ब्लंडर हो गया। कुछ ब्लंडर नहीं हुआ है, आपको सिर्फ के पाठक ने पढ़ाने को तो कहा भी नहीं था कि आप बैठ के पढ़ाओ, बोला था सिर्फ समय पे आओ और समय से जाओ। मतलब बात हुई, मतलब ये बात हो गई कि अनुशासन जो टीचर बच्चों को सिखाना था वही अनुशासन उन्होंने उनको बताया सिर्फ। आप 10 बजे आओ 4 बजे जाओ, 8 बजे आओ 4 बजे जाओ, सिर्फ उन्होंने इतना ही तो कहा था। और इतने पे इतना ब्लंडर उन्होंने कहा 4-5 छुट्टी मत लो त्योहार में छुट्टी। इतने पे इतना बड़ा वो सीन क्रिएट हो गया, क्योंकि आप पूरी तरह से फिट कर गए थे, एकदम रेस्ट मूड में, अपना पैर हिला रहा था बैठ, और अचानक से कोई आया स्टक कर दिया तो लोग विस्मित हो गए। कुछ नहीं, उन्होंने बिल्कुल किया तो सही है, आदत छूटनी तो चाहिए, पर अफसोस कि उनको वहां से हटा दिया। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि घर में कोई निकम्मा लड़का है जो कभी कोई काम नहीं कर रहा, अचानक से आप उसको कहते काम करो तो उसको परेशानी हो जाएगी ना। 10 बजे आप हर रोज जगते हैं और किसी दिन 5 बजे जगना पड़ जाए, वो भी लगातार जगना पड़ जाए, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? वही दिक्कत। जो आज के डेट में ट्रेंड बदला है, सोशल मीडिया हावी हुआ है, लोग उससे जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, और इसका सीधा सीधा असर जो है लड़कियों पे पड़ा है। बहुत सारी लड़कियों को देखने को मिल रहा है कि वो अब पढ़ाई छोड़ करके रील्स बना रही हैं, उधर मॉडर्न की तरफ आ रही है। प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें अब बहुत ज़्यादा, और उसमें भी जो सच्चाई है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। इन सब चीज़ों पे आप क्या, क्योंकि आप एक युवा हैं, और इन सब चीज़ों पे आप क्या विचार रखते हैं? मुझे बस इतना पता है कि लड़कियां बर्बाद हो रही हैं पूरी तरह से। लड़के बर्बाद हो रहे हैं नहीं हो रहे छोड़ दीजिए, पर लड़कियां बर्बाद हो रही हैं और उनको कोई बचा नहीं सकता बर्बाद होने से। और दिक्कत यह है कि लड़कियों को क्या लगता है, एक चीज समझिए, कि उनको लगता है आजादी के नाम पे कपड़े उतारना। आजादी के नाम पे कपड़े उतारना, उनको यही लगता है कि आप उनको गली में छुट्टा छोड़ दीजिए, 5 लड़कियों के साथ मिलके करें, ये उसको आजादी समझ रही है। अब उस चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। छोटे कपड़े पहनना ये आजादी नहीं है, और लड़कियां अभी भी फाइट इसी चीज के लिए कर रही हैं। और इसको लड़कियों का मेन फाइट यही है अभी भी, कि तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले कि मैंने ऐसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहने। कपड़े पहनने से कोई खराब हो जाता है क्या? खराब होता है कपड़े पहनने से। मैं ऐसे बैठा हूं, ठीक है, ये कुर्ता है, कुर्ता पैजामा वाला कुर्ता, और इसके नीचे जीन्स, और आपने मुझे देखते ही बोला कि आपने नेता टाइप का पहना, बोला कि नहीं बोला? अगर मैं फटा हुआ जींस ढेर सारा पहन के आता, टोपी बाल रंगा के आता, आपके दिमाग में क्या जाता? ईमानदारी से बोल। लफड़ा नहीं, डांसर, हाँ। अच्छे वर्ड में अगर बात करें, मैं और कपड़ा कुछ अलग तरह का, एकदम आपके जैसा ब्लेजर वगैरह पहन के आता, आपके दिमाग में कपड़ों से लोग डिसाइड करते हैं। सबसे पहले आप जैसे दिखेंगे लोग आपके बारे में वैसा ही सोचेंगे। और जो लड़की कहती है कि कपड़े नेचर नहीं डिसाइड करती, तुम खुद को धोखा दे रही हो। कपड़े से ही तो पता चलेगा भाई साहब। तुम नंगा आ जाओ पहन के, तुम अपना पूरा पीछे का पीठ दिखाओ, पूरा जांग दिखाओ, आगे ऐसे करके बैठो, इधर से सब दिख रहा है, और तुम बोलो कि कपड़ों से आप हमें जज नहीं कर सकते। किस चीज से हम तुमको जज करें बताओ? रात में जब तुम मेरे साथ बगल में बैठ के होटल में संग में रात बिताओगी, तब हम तुमको जज करेंगे। तुम दिखी और आदमी उसी समय जज कर लेता है, उसी समय जज कर लेता है। और दिक्कत यह है कि लड़कियों की अभी भी सोच कहाँ अटकी है? हमें कपड़े पहनने की आजादी दो, हमें गाली देने की आजादी दो। तुमको फाइट करना है तो फाइट करो, पढ़ाई के लिए फाइट करो कि हमें जूडो कराटा सीखना है। हरियाणा में देखिए वहां की लड़कियां खासकर फाइट करो कि हमें क्या, अरे अभी तू समझो तो क्या कर रही हो और किस चीज के लिए फाइट करना है। दिक्कत यह है कि लड़कियां फाइट ही गलत चीज के लिए कर रही हैं। और आप सोचिए कि क्या लड़के कपड़ों के लिए फाइट कर रहे हैं?
नहीं करते। नहीं। लड़के बहुत आगे निकलते हैं। ये कोई नहीं कहता कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। प्रथम पुरुष नहीं पूछा जाता है, सिर्फ व्यक्ति। और चढ़ा कौन था? व्यक्ति ही चढ़ा था, आपने बता दिया। लेकिन एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? महिला चढ़ गई तो उसने तो एक अलग करामात कर दिया। तुमको उसी समय बराबर हो जाना चाहिए था। बराबर होने में बहुत, और ये हमें तो लग भी नहीं रहा कि लड़कियां बराबर। लेकिन ठीक है, ड्रेसिंग अगर है तो मान लीजिए कि अगर वो कह भी रही है कि मेरी आज़ादी है, तो इसमें लड़कों को क्या विरोध है? आपको दिक्कत क्या है एक्चुअली? आपको क्या दिक्कत? नहीं, हमें पर्सनली दिक्कत नहीं है। इस चीज को समझिए, अगर इस समाज को लड़कियां चलाती, इस समाज को चला कौन रहा है? ज्यादातर पुरुष। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि मैं बोलूं यहाँ बैठ के तो सामने बैठे लोग ताली बजाएंगे, और कुछ बातें ऐसी होती है कि मैं बोलूं तो लोग ताली नहीं बजाएंगे, आपस में कानाफूसी करेंगे। साला इसने बोल क्या दिया? मैं वही चीज बोल रहा हूँ, कानाफूसी करो। आप मेरे बात पे ताली मत बजाओ, आप मेरे बातों को सोचो कि मैं क्या रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये आप सोचो, मत ताली बजाओ आप मेरी बातों पे। जो आपने कहा कि लड़कियों के कपड़े पहनने से क्या प्रॉब्लम है, आपने ये कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम नंगा घूम लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात से है कि तुम अभी भी जेन्युइन मुद्दों के लिए फाइट नहीं कर रही। ज्यादातर लड़कियां, आप फाइट कर रहे हो अभी भी कपड़े पहनने के लिए, लड़ने के लिए, सुट्टा पीने के लिए, दारू पीने के लिए, पब में जाके लड़कों के बीच में डांस कर, और वो इसी को आज़ादी समझ रहे हैं। उसको आप आज़ादी समझ रहे हो, जो कि गलत है। आप एजुकेशन को आज़ादी समझो, आप वहां पे पढ़ लो, वहां पे आप वो चीज कर लो। और जो लड़कियां उस चीज को अपना आज़ादी समझ रही हैं, वो किसी अमीर घर के लड़के की पत्नी बन जाती, और वो आदमी औरत को लाता किस लिए है? अपने उपभोग के लिए। अगर आप बहुत सुंदर हो और किसी अमीर ने देखा और आपको, और उसका आप पे क्रश आ गया, वो आपको खरीद रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, उसने आपका टैलेंट देख के थोड़ी खरीदा है, चेहरा देख के खरीदा है, चेहरा देख के आपको पसंद किया है। तो इस चीज से पहले लड़कियों को बाहर निकलना पड़ेगा। सामने वाला मुझे क्यों जज गई, क्यों पसंद कर रहा है, इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर खूबसूरती की वजह से पसंद कर रहा है तो तुम उसके लिए एक उपभोग की वस्तु हो, और किसी टैलेंट की वजह से पसंद कर रहा है तो तुम उसके काम की लायक हो। और इसीलिए पुरुष हमेशा काम के लायक होते हैं, क्योंकि लड़कियां पुरुषों को क्यों पसंद करती हैं? पैसों के लिए, धन के लिए, उनकी सफलता देखकर। हाँ, तो जब आपने खुद ही जवाब दे दिया, तो पुरुष काम के लायक होते हैं। और जो लड़कियां, जिन लड़कियों ने कुछ हासिल किया है, कुछ बेहतर किया है, वो लड़कियां भी काम के लायक हैं। लड़कियों ने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। खास करके बिहार की लड़कियों की बात करें तो, हाँ, और बिहार में तो वही बोला, वो लड़कियां ज्यादातर बर्बाद हो रही हैं। मतलब 8-8 साल, 10 साल, 12 साल की लड़कियां रील्स पे अपना वक्त दे रही हैं। उनको नहीं पता, आप रील्स पे वक्त दो, पर वो आपका फुल टाइम जॉब नहीं हो सकता। और जॉब भी होगा तो तुम क्या करके पैसे कमाओगी? बदन दिखा के। और बदन कब दिखाना पड़ता है? एक होता है आर्ट और एक होता है योर बॉडी। ठीक है, अगर मेरे अंदर कला है तो मैं अपनी बातों से आपको रिझाऊंगा, मैं ऑडियंस को अपनी बातों से प्रभावित करूंगा। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि मेरी बातों में वो क्वालिटी नहीं है, तो उसके लिए मुझे 2-3 चीजें सुधार करनी पड़ेगी। अपना ड्रेसिंग सेंस, अपनी बॉडी, ये दोनों चीज, मतलब हर चीज में सुधार करना पड़ेगा कि कुछ लोग मेरी बातों से अट्रैक्ट हो जाए, कुछ लोग मेरी बॉडी से अट्रैक्ट हो जाए, और कुछ लोग मेरे फैशन से अट्रैक्ट हो जाए। मतलब ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो कि लोग उससे भी प्रभावित हो, बॉडी लैंग्वेज हमारा इतना अच्छा हो कि उससे भी लोग प्रभावित हो, और ये फैशन का। तो अब जैसे फिल्मों में ही हो रहा है, पहले आर्ट दिखाया जाता है, पर आर्ट नहीं चलता तो फिर बदन दिखाया जाता है, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री। और लड़कियां समझ नहीं रही कि अभी भी तुमको उपभोग की वस्तु बना के समाज में पेश किया जाए, और तुम पेश हो रही हो। लड़की विरोध ही नहीं कर रही भाई साहब, ये लोग उस चीज का फाइट नहीं है, उस चीज पे फाइट नहीं है। फाइट नहीं। आप इनको बोल दो पवन सिंह के साथ एक गाना करना है, और उसमें ये गाना हो कुछ की तो हर कमर बड़ा मस्त लगे, इस तरह का धुन हो, 90% लड़कियां तैयार हो जाएंगी ये सोच के कि पवन सिंह के साथ मौका मिल रहा है। 90% लड़कियां तैयार हो जाएंगी कि पवन सिंह के साथ हमें मौका मिलने जा रहा है। किस बात के लिए मौका मिल रहा है ये नहीं देखेंगे। तो हर कमर के लिए तुमको मौका मिल रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि तुम बेहतर डांस करती हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारा आर्ट बेहतर है, तुम्हारा कुछ और बेहतर है, और उस चीज के लिए तुम्हें मौका दिया जा रहा है। तो मैं लड़कियों को उस जगह पे देखना चाहता हूं जब वो विरोध करना सीख जाए।
और जिस दिन लड़कियां विरोध करना सीखेंगी उस दिन वो आगे बढ़ जाएंगे। अभी तो ये यूज हो रही हैं, क्या आगे बढ़ जाएंगी। ये लगता है कि अभी ये जो चीज़ें जिस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो लोग इससे अच्छी चीज़ों को कम और गलत चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका भी ये नतीजा है। अंत में एक और चीज़ लेते हैं, जो लड़कियां खास करके बाहर से आती हैं, गाँव से निकल के आती हैं, शहरों में जैसे ही आती हैं, तो यहाँ की जो चकाचौंध है उससे प्रभावित होकर के भी कुछ गलत कदम उठाती हैं, और उसका कई बार ऐसा भी खबर आता है कि उनका गलत इस्तेमाल हो गया, और ये खबरें बनती हैं बाद में, लेकिन तब बनती है जब उनके हाथ से मौका निकल चुका रहता है। उसके बावजूद भी ये खबर जब दिखती है तो बाकी लोग इससे सीख नहीं लेते हैं। तो ऐसी लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो हाल फिलहाल गांव से निकल के शहर की तरफ आती है और पढ़ने के उद्देश्य से आती है और फिर दूसरी चीज़ों में अट्रैक्ट हो जाती है? देखिए, सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है लड़कियों पे आपने बोला। 2-3 चीज़ें हैं। एक गली है और उस गली में चोर डाकू रहते हैं बहुत सारे, और मेरे पास एक आईफोन है, गले में सोने की सिकड़ी है, और मैं उस गली से गुजर रहा हूँ और मैं आईफोन दिखाते हुए जाऊं और सिकड़ी दिखाते हुए जाऊं, चूतिया कौन है? जो दिखा रहा है, जो दिखा रहा है। जो खड़ा है वो नहीं, जो दिखा रहा है वो है। समझ रहा है? बिल्कुल। और मैं बोलूं कि उन गुंडों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। कौन है, किसका खसका है? आप वही कर रही हो। आप बोल रही हो कि तुम्हारी सोच ठीक होनी चाहिए। समझ रहा है? खैर, ये बहुत छोटी सी बात है कपड़ों वाली, पर है नहीं छोटी बात। चलिए, पर मान लेते हैं कि बहुत छोटी बात है। हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, हालांकि समाज सच में आगे नहीं बढ़ा है भाई साहब। पता नहीं, मैं अगर बंद कमरे में कोई मेरे से बोलता ना, मैं पीटता पहले उससे। अगर बोलता ना कि कपड़ों से हमारी सोच आगे बढ़ गई है, इस सब चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आदमी चांद पे चला गया, अकेला मिल जाए हमको, पहले हम पीटते उसको, इसके बाद समझाते, सुनो बे, कोई सोच आगे नहीं बढ़ी है, बस वो उसकी बहन नहीं, इसलिए तुम्हारी सोच आगे बढ़ी है। तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, इसलिए तुम्हारी सोच आगे बढ़ी है। और अगर तुम्हारी अपनी और बहन, अपनी बहन या बेटी है, तो पैसे कमाने के चक्कर में तुम इतने ज्यादा गिर चुके हो कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या कर रही है या क्या सोच। क्योंकि सबसे ज्यादा आज भी मोबाइल पे क्या बिकता है? अश्लील चीजें, नग्नता। अभी भी फिल्में किस चीज पे सबसे ज्यादा चलिया बिक रही हैं? अश्लीलता पे सबसे ज्यादा, चाहे वो एनिमल फिल्म, कोई भी फिल्म, मैक्सिमम। कहाँ हमारी सोच आगे बढ़ी? अगर इतनी सोच आगे बढ़ती तो फिल्मों में कपड़े उतारने से वो फिल्म हिट तो नहीं होती, या उस तरह का डिमांड ही नहीं होता। रे भाई, ऑडियंस भी उसी तरीके से। तो सर कहाँ सोच आगे बढ़ा है? सबसे ज्यादा हम बेच वही रहे हैं, सबसे ज्यादा खरीदार वही रहे हैं, तो सोच कहाँ? या बताइए हमें। एक देखिए, फिल्मों की मैं बार बार इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मैं एक तो फिल्में बहुत ज्यादा देखता हूँ, दूसरा मैं इंस्पायर बहुत ज्यादा होता हूँ, और तीसरा मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि समाज वास्तव में, फिल्म समाज का एक दर्पण है। बिल्कुल, इसलिए मैं उसकी बात ज्यादा करता हूँ। ये चीज है, फिल्मों में अभी भी क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, और लोग क्या देख रहे हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा ना। ऐसे कह देने से कैसे मान लें कि सोच आगे बढ़ गई है? आमिर खान की पत्नी फिल्म में काम करती है, शाहरुख खान की पत्नी काम करती है, अक्षय कुमार की पत्नी काम करती है, विराट कोहली की पत्नी काम कर रही है। क्यों? सबने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि वहाँ पे गंदगी है और वो खुद जान रहे हैं, इसलिए मतलब पहले भले की हैं, लेकिन जिसके साथ गए उसने समझाया कि भाई बहुत गलत है, इसलिए मत करो। कहाँ? तो फिर सोच कहाँ आगे बढ़ी है सर? मतलब किसी और के साथ करने में मजा आ रहा है अपने तो वहां पे आप ज्ञान बैठ के आप हमें दे रहे हैं, और जब अपना जाना हो रहा है तो वहाँ पे आप कह रहे हैं आपकी सोच आगे बढ़ गई है। हाँ, और जब अपना मौका मिल रहा है तो मत करो। कोई सोच आगे नहीं बढ़ी है। अपने टैलेंट पे काम करना पड़ेगा। ये सब चीजें बकवास हैं, कोई मतलब और कोई वैल्यू। स्किल बहुत ज़रूरी है, और जो जब तक आपकी स्किल जो है, आपका जो अपना टैलेंट है वो निखर के सामने नहीं आएगा, तब तक आप उसी तरीके से, उसी नज़रिए से आप लोगों के नज़र में देखे जाओगे, और उसी हिसाब से लोग आपको जज करेंगे, और उसी हिसाब से आपको लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है तो लोग निश्चित तौर पर टैलेंट के साथ जुड़ेंगे और टैलेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो टैलेंट का इस्तेमाल होना और किसी शरीर का इस्तेमाल होना, दोनों में बिल्कुल अलग अलग, और मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे थे उस बात का सार यही था। तो खैर, बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि जो बात आपने कही इसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा आप इस पे सीरियस हो चुके हैं, लड़कियों पे। नहीं, मैं सीरियस नहीं हूँ, मतलब कुछ चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। उन चीज़ों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने फील किया है, और मुझे यही समझ में आता है कि आप लोग आगे बढ़ने के चक्कर में कोई और रास्ता अख्तियार कर रहे हो जो गलत है। प्लीज़ समझो अपने आप को, अपने टैलेंट को, अपनी काबिलियत को। अगर एक लड़का पैसा कमा सकता है सही वे में, तो आप भी लड़की हो के सही वे में पैसा कमा सकती हो। बिल्कुल। और आप लड़की हैं,
आपके नो का मतलब लड़के समझते हैं नो ही होता है। पहले गलती आप ही करती हैं, फिर लड़के करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। पर एक चीज़ इसका विरोधाभास अगर मेरी अपनी बातों में कहीं है, मैं बोलूँ, समय है। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर मेरी अपनी बातों में विरोधाभास ये है कि लड़कियां इतनी गलत होके भी लड़कियां बहुत सही हैं। जो उनकी कमियां हैं मैंने उस पर बात की। लड़कियां, स्त्रियां पुरुषों से कई गुना अच्छी हैं, क्योंकि कभी भी ऐसी खबर नहीं आती कि किसी स्त्री ने किसी पुरुष को पकड़ के बलात्कार किया है, नहीं आती है। और अगर आई भी होंगी तो वो उंगली पे गिन ली जाएंगी कि एक साल में कितनी खबर है। लेकिन पुरुषों ने कितनी लड़कियों का बलात्कार किया वो आप नहीं काउंट कर, उसके लिए आंकड़ा देखना पड़ेगा। कभी भी लड़कियां जबरदस्ती नहीं करती, पुरुष हमेशा जबरदस्ती ही करते हैं। पुरुष शोषण करते हैं, लड़कियां कभी शोषण नहीं करती। अगर जो लड़की गंदी होगी, कैरेक्टरलेस होगी, वो आपको हिंट देगी, शोषण नहीं करेगी। पर पुरुष हिंट नहीं देते। मजबूत पुरुष हमेशा कमजोर स्त्री का शोषण करता है। तो लड़कियों पे वो मैंने बातें कही, तो पुरुषों पे भी ये कहना जरूरी है। और पुरुषों को हमेशा शुरू से सिखाया गया है कि वो आपका हक है, इसलिए पुरुषों ने उसको किया। हमेशा रेप पुरुषों ने ही किया, महिलाओं ने नहीं किया। हमेशा इस मामले में गलती पुरुषों की ही रही, स्त्रियों की कभी नहीं रही। सड़क पे 12 बजे आप चल रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, आप 4 दोस्त बैठे हो, और एक लड़की उसी सड़क से गुजर रही है, उसने हाफ स्कर्ट पहना है, नहीं पहना है, फुल पहना है, पूरा जींस साड़ी ही पहनी है, ऑटोमेटिक आपका शीशा नीचे होने ही लगता है। अचानक से आप कुछ ना कुछ बोलने ही लग जाते हो। लड़कियां कभी लड़कों पे कमेंट नहीं करती, वो 4 ग्रुप में भी हो तो भी नहीं करती। किसी ने कर दिया वो अलग चीज़ है सर, एक आध मुद्दा जो कभी हो सकता है। हाँ, पर हमेशा लड़कों ने लड़कियों को, पुरुषों ने स्त्रियों को तंग किया है, उन्हें शोषित किया है, और लड़कियों और महिलाओं को ये सब बर्दाश्त कर। इसीलिए आज महिलाओं को आज़ादी मिली है, तो स्प्रिंग की तरह वो दबा के रखा गया, तो अचानक से अगर छूटने का मौका मिला तो यूं छूट रहा है। ये रीज़न है। पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए ही शिक्षित होना जरूरी है, समझदार होना जरूरी है, समाज को समझना जरूरी है। शिक्षा एक दूसरा चीज़ है। बहुत शिक्षित लोगों ने बहुत अच्छे से, शिक्षा का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। समझदार होना जरूरी है। समझदार होना जरूरी है, समाज को समझना और अपने अंदर इंसानियत होना जरूरी है। इस देश को सबसे ज़्यादा किसी ने लूटा है तो एजुकेटेड लोगों ने लूटा है। जब जब ये बात आती, एजुकेटेड होना सिर्फ और सिर्फ अपने हक को समझने के लिए ज़रूरी है, और कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी हर बात में विरोधाभास दिख जाएगा। एजुकेट, इस बिहार को, इस समाज को, इस सिस्टम को किसी ने बर्बाद किया है तो एजुकेटेड लोगों ने किया है। अनपढ़ आदमी कैसे बर्बाद कर देगा? जो पढ़ा है, लिखा है, समझा है, वो बर्बाद करता है। उस फिर तो लोग आपके ऊपर भी कह सकते हैं ना कि आप भी तो पढ़े लिखे हैं। हाँ, मैं बता दूंगा उस पर भी। आप उस पर बताया जा सकता है कि उस सामने वाले को पता है कि बर्बाद किया कैसे जा सकता है, उसने बर्बाद किया। और जहां तक से मेरी बात है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बर्बाद मैंने किया या कर सकता हूं, मैं अनपढ़ों से ज्यादा बर्बाद कर सकता हूं। यू आर राइट। एक अनपढ़ है जो गांव में गाय या भैंस चरा रहा है या नहर पे बैठ के रामायण देख के कुछ भी कर रहा है, उससे ज्यादा मेरे पास कैपेबिलिटी है लोगों को मूर्ख बनाने की। सच पर हाँ, क्योंकि मेरे पास माइक और कैमरा है, मैं जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ, लोग सुनेंगे, लोग इंस्पायर होंगे। मेरे पास ज्यादा मौका है। जो मुझसे बड़ा है उसके पास और ज्यादा मौका है। अब ये हमको डिसाइड करना है कि लोगों को मूर्ख बनाना है कि नहीं बनाना है, किस टॉपिक पे कितना मूर्ख। और ये तो होता ही है, बड़ी बात कौन सी है किसी भी चीज। एक और बात मैं नेताओं के लिए बोलना चाहता हूँ। लोग कहते हैं नेताओं का पढ़ना जरूरी है। नहीं जरूरी। नेताओं का पढ़ना, नहीं भाई साहब, पढ़ाई से क्या लेना देना, हमको नहीं समझ में आता है। पढ़ाई से क्या लेना देना है इस चीज का? तो इस देश को या सिस्टम को चला कौन रहा है? ब्यूरोक्रेट से वो चला रहा है। नेता तो दूसरा चीज है भाई, वो पब्लिक को डील करती है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन है? ब्यूरोक्रेट। बिल्कुल। तो बर्बाद कौन कर रहा है? वही उनको बताना चाहिए ना। नेता तू आईएएस का जब भी इंटरव्यू होता है, ऐसे ऐसे सामाजिक मुद्दों पे सवाल पूछा जाता है कि वो जवाब देते हैं तो ऐसा लगता है कि ये देश का कल्याण कर देंगे, और सबसे पहले बैठ के देश को बर्बाद ये कर रहे हैं। जितना नियम कानून सब तो
इसी जगह से सजेशन और पास होता है ना सर। बिल्कुल। तो कहाँ इसमें पढ़ाई वाले लोगों ने तो बर्बाद किया अच्छे से। पढ़ना सिर्फ इसलिए जरूरी है कि आप अपना हक जान सके। आप नेता बने हैं, आप पढ़े लिखे होंगे तो देश को आबाद कर देंगे नहीं। एक ब्यूरोक्रेट्स जब आपको गलत सलाह देगा तो आप उसकी समझेंगे, आप उससे सवाल पूछ सकेंगे। आप पढ़े लिखे होंगे, एक वकील आपको मूर्ख बनाएगा तो आप उससे सवाल पूछ सकेंगे। आप पढ़े लिखे होंगे, एसपी आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा। पढ़ना लिखना सिर्फ इसलिए जरूरी है, पहला कमाई, वो तो आप कमाएंगे पढ़ेंगे तभी, और दूसरा आप अपना हक और हुकूक के लिए लड़ सकें, सिर्फ इसलिए जरूरी है। बाकी पढ़ाई लिखाई वालों का भी वही हाल है। खैर, बहुत सारी बातें आपने मतलब अपना जो एक मन का जो आपका विचार है वो आपने रखा, और निश्चित तौर पे मैं आपके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे मैं सहमति कैमरे पे कह रहा हूँ कि है, और मेरे भी मन में वैसी चीज़ें चलती है। और जो बातें आपने कही है, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसको देखेंगे उससे अगर उनको अच्छा लगेगा तो प्रभावित होकर बदलाव करना चाहते हैं तो करेंगे, और अगर नहीं भी करना चाहते हैं, जो उनके विचार है वो कमेंट बॉक्स में आकर अपने जो मैं बता रहा हूँ, लोगों को अच्छा बुरा नहीं लगता है। इस समाज में जितने लोग हैं, हर आदमी कुछ ना कुछ पहले से एक सोच के रखा है। आप उसके मन की बात कहते हैं तो अच्छा लगता है, उसके अगेंस्ट जाते हैं तो उसको बुरा लगता है। अच्छा लगने के लिए मरना पड़ता है। मर जाएंगे तो वो बातें अच्छी लगेंगी, जिंदा है तो बातें अच्छी नहीं लगेंगी, उसका विरोध होगा, उस पर लोग लड़ेंगे। पर ठीक है, उसमें भी उसका भी अपना एक अलग। तो बहुत सारी बातें आपने कही, अपनी जर्नी के बारे में बताया, पत्रकारिता के बारे में बताया, जो चीज़ें बीच में आपने घटनाक्रम जो हुआ था 28 दिन वाला, या फिर बाकी ये सब चीज़ें, और महिलाओं पे भी खुल के बात की, शिक्षकों पे भी आपने खुल के बात की, और अंतोगत्वा नेताओं पे भी आपने खुल के बात की, बिहार की मजदूरी पे भी खुल के बात की। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉडकास्ट है या जो इंटरव्यू है, निश्चित तौर पे जो देखेंगे उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे मंच पे आए, इसके लिए हम आपको फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्टोरी पे आपने बुलाया, इनवाइट किया, अपनी बात कहने का समय दिया, मौका दिया पूरा, और स्टोरी से ज़्यादा अलग अलग मुद्दों पे बात किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।